तो बच्चों इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो लास्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 5 में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालना सीखा, सो अब उनको हम डिस्कस करेंगे, उनकी एप्लीकेशंस को कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन इक्वेशंस को यूज करके। सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस, वो हम देखते हैं। तो एनसीईआरटी आप खोल लीजिए और ये है सॉल्व एग्जांपल 3.4। जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे हैं या प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहले जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स आपके पास हैं, वेदर एनसीईआरटी और रिफ्रेशर, तो सबसे पहले सॉल्व एग्जांपल्स पूरे करने चाहिए हमको, उसके बाद अनसॉल्व पे जाना चाहिए। क्योंकि जितने भी ट्विस्ट होते हैं मैक्सिमम सॉल्व एग्जांपल में कवर हो जाते हैं, जिससे हम वो सीख जाते हैं। तो एग्जांपल 3.4 को देखें। बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, सीधे हमने ऊपर फेंका बॉल को। जस्ट इमेजिन, जो लैंग्वेज में बोला गया उसको इमेजिन करते जाओ। वेलोसिटी कितनी थी? 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। तो जहां बैठे यहां नहीं, कहां से फेंका? टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उसकी छत से फेंका। द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। 25 मीटर ऊंचा था। साथ ही साथ इसका अंदाजा लगाते हुए भी चले, 1 मीटर लगभग 3 फीट के बराबर होता है 1 मीटर। तो 25 मीटर कितने फीट हो गए? लगभग 25 मीटर हो गए 75 फीट। 75 फीट का मतलब क्या बच्चों? एक स्टोरी यानी एक मंजिल होती है 10 फीट, तो 75 फीट का मतलब लगभग आप ये मान के चलो 7 मंजिला से 8 मंजिल, 7 मंजिला मकान। तो 7 मंजिला मकान या मीनार, उसकी छत पर आप खड़े हैं, वहां से आपने बॉल को सीधे और ऊपर फेंका। अभी ऊपर फेंका है और आपसे पूछा जा रहा है हाउ हाई विल द बॉल राइज, कितना ऊपर तक जाएगी? बच्चों तब तक ऊपर जाएगी जब तक उसकी वेलोसिटी 0 नहीं हो जाती। एट हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। दूसरा बी पार्ट में आपसे पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग, यानी कितना टाइम लेगी, विल इट टेक बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड, जब तक कि वो जमीन पर आकर टकराए। और क्वेश्चन में इटसेल्फ दिया हुआ है कि जी आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व, 9.8 लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में कैलकुलेशन इजी होती है। तो सॉल्यूशन यहां देखते हैं, पहले नहीं समझ में आएगा हम बोर्ड पे करेंगे। लेट अस टेक द y एक्सिस इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद 0 एट द ग्राउंड। तो आपको रेफरेंस तो चाहिए, जो भी आप मोशन डिस्कस कर रहे हैं बॉल के मोशन के लिए आपको रेफरेंस चाहिए। तो हमने y एक्सिस को लिया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, 0 कहाँ है? ग्राउंड पे माना 0, यानी जहां से बॉल फेंक रहे हैं वो कौन सी जगह है? 25 मीटर ऊपर है, एज शोन इन फिगर 3.3। तो अगर मैं फिगर 3.3 आपको दिखाता हूं, हियर इज, आप खुद देख सकते हैं अपनी एनसीईआरटी में, ये है फिगर 3.3। तो 25 मीटर ऊंचे यहां पर ये y एक्सिस हमने लिया ऊपर की तरफ, बॉल जाएगी टॉप मोस्ट पॉइंट B तक, A से फेंका गया बॉल को, फिर लौट कर आएगी नीचे पहुंचेगी पॉइंट C तक। ये पूरी ट्रेजेक्ट्री हुई, इसको बोलते हैं पाथ, जो है ना उसको बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। तो बॉल इस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगी। तो अब कितना ऊपर जाएगी? तो यहां आप देख रहे हैं y माइनस y0 लिखा हुआ है। तो माना कि ग्राउंड से उसकी हाइट y है और ये 25 मीटर है, तो ये बचे हुए हाइट कितनी हो गई? y माइनस 25। तो इसको y0 माना हुआ, इनिशियल पोजीशन, इसकी इनिशियल पोजीशन हो गई बॉल। फिर एक्सेलेरेशन किधर काम कर रहा है? हम जानते हैं ग्रेविटी हमेशा काम करती है नीचे की तरफ, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो यहाँ माइनस साइन क्यों लगाया? फिर बच्चों ऊपर की डायरेक्शन में जब हमने बॉल को फेंका है, बॉल पॉजिटिव वाई डायरेक्शन हम मान रहे हैं, पॉजिटिव साइन कन्वेंशन एक हमें फॉलो करना होगा। तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हैं, एक्सेलेरेशन उसके अपोजिट है, इसलिए एक्सेलेरेशन पूरे टाइम जो लग रहा है बॉल पर वो कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शुरू में वो बॉल के मोशन को रिटार्ड करेगा, जिससे उसकी वेलोसिटी कम होते होते बी पॉइंट पर 0 हो जाएगी। उसके बाद जब बॉल नीचे आना शुरू होगी
तो उसका एक्सेलेरेशन उसके मोशन को, यानी ये एक्सेलेरेशन उसके मोशन को फास्ट करेगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। y एक्सिस हमने ये लिया 0 से, माना v0 हो गया 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम बॉल को फेंक रहे हैं, एक्सेलरेशन -10 हो गया, v फाइनल वेलोसिटी टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, a से b तक का मोशन कंसीडर कर रहे हैं हम, वो 0 मीटर पर सेकंड है। If the ball rises to height y from the point of launch, then using the equation, कौन सी इक्वेशन काम मिलेंगे, हमारे पास टाइम अवेलेबल नहीं है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ऐसी इक्वेशन जिसमें ये क्वांटिटीज आ रही हैं तो v² = v0² + 2a टाइम्स y - y0, हमने ये इक्वेशन काम में ली। और यहाँ पे जो अकेला अननोन है वो दिखने में आ रहा है y - y0 है, जिसमें y0 हमें ऑलरेडी पता है 25 मीटर है, तो यहां से y - y0 के फॉर्म में छोड़ दिया हमने, इट इज 20 मीटर, तो y - y0 इज 20 मीटर। तो कहां कितना और ऊपर गई, एक्स्ट्रा 20 मीटर और ऊपर गई। अच्छा, अब y - y0 नहीं लिखना चाहते हैं तो इंडिविजुअली अलग से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उस साइड को h मानकर h निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड लेंगे, एक्सेलरेशन -10 लगाएंगे तो आपको क्या रिजल्ट मिल जाएगा, 20 मीटर मिल जाएगा। h = ut + ½ gt², इसको लगाकर। अब बी पार्ट है, वी कैन सॉल्व दिस पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन 2 वेज। बी पार्ट को नोट केयरफुली द मेथड्स यूज्ड, दो अलग अलग तरीके से हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। कैसे, दोनों मेथड को आपको समझना है। ये है पहला मेथड, चॉइस आपकी, आप दोनों में से किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। In the first method, we split the path in 2 parts. दो हिस्सों में बांट दो। The upward motion A से B तक का and the downward motion B से C तक का, और फिर कैलकुलेट कर लो corresponding टाइम T1 और T2 ऊपर तक जाने का और फिर ऊपर से नीचे तक आने का। क्योंकि B पर वेलोसिटी 0 है तो हम लिख सकते हैं v = v0 + at से टाइम मान लिया T1 है तो v को 0 माना, v0 20 माना, -10 एक्सेलरेशन है और टाइम T1 आ गया 2 सेकंड, यानी A से B तक जाने में बॉल को कितना समय लग रहा है बच्चों, 2 सेकंड लग रहा है, 2 सेकंड। और मैगी बनाने में कितना समय लगता है, 2 मिनट, ये कितना है 2 सेकंड। और दिस इज द टाइम इन गोइंग फ्रॉम A to B फ्रॉम B, और द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम हाइट द बॉल फॉल्स फ्रीली, फ्री फॉल हो रहा है under the acceleration due to gravity. The ball is moving in negative y direction. We use equation y = y0 plus v0t plus half at square. y0 जो है 45 मीटर है, कैसे 20 मीटर हमने निकाला और 25 मीटर था, तो टोटल हो गया 45 मीटर। y = 0, जहां पहुंचना है इनिशियल पोजीशन 45 मीटर, जहां पहुंचना है y = 0। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज कर रहे हैं, आप बिना उसको यूज किए कर तो सकते हैं पर एक पर्टिकुलर पैटर्न आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एक कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन -g -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अभी हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की इक्वेशन में, y की वैल्यू 0, y0 की जगह 45 प्लस v0t, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये टर्म तो 0 हो गए बच्चों, तो बस ये बचा हाफ, a की जगह -10 और t2², और यहाँ अकेला अननोन t2 हमें मिला 3 सेकंड। तो t1 कितना था 2 सेकंड, t2 3 सेकंड, तो कुल मिलाकर कितना हो गया 5 सेकंड। तो ये हुआ पहला तरीका। सेकंड मेथड, the total time taken can also be calculated by noting the coordinates of initial and final position of the ball with respect to the origin chosen and using the equation y = y0 plus v0t plus half at square। तो यहाँ कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लेता हूँ तो y0 इनिशियल पोजीशन क्या थी 25 मीटर, फाइनल पोजीशन क्या है बच्चों y = 0 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी v0 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t अननोन है। और अभी हमने लगा दी इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे वो आपको चुनना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। तो हमने ये लगा दी सेकंड इक्वेशन, तो y कितना है 0, y0 कितना है 25 प्लस v0t 20 × t
प्लस हाफ इंटू -10 जो कि g है इंटू टी स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो हमें t इक्वल टू 5 सेकेंड डायरेक्टली मिल जाए। तो ये भी एक तरीका है। नोट दैट द सेकेंड मेथड इज बेटर। क्यों? सिंस वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द पाथ ऑफ द मोशन एज द मोशन इज अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एज वेल एज ये फास्ट रहेगा, कैलकुलेशन इसमें जल्दी होगी, कम लेबर लगेगी। तो ये हमने डिस्कस किया सॉल्व एग्जांपल 3.4। नाउ 3.5 फ्री फॉल को डिस्कस करेंगे। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। जब तक आपको कहा ना जाए, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। एयर रेजिस्टेंस 0 मान लेंगे। दूसरी बात, जो हाइट के साथ जी चेंज होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये कम होता जाता है। और इन चैप्टर्स में मोशन इन 1D, मोशन इन ए प्लेन, हम जितना भी डिस्कस करने वाले कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर कर रहा हूं, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है आप ये मान लेंगे कि चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो, आगे करें पढ़ेंगे। तो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है आप क्या मान लेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म। ओके, an object released near the surface of the earth is accelerated downward under the influence of force of gravity। ठीक है, the magnitude of acceleration due to gravity is represented by small g, जैसा हम जानते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे और छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। if air resistance is neglected, the object is said to be in free fall। इसी को कहते हैं फ्री फॉल। चूल्हे में बैठे होंगे ना, फ्री फॉल एकदम से नीचे आता है, नीचे। If the height through which the object falls is small compared to the earth radius, g can be taken to be constant, equal to 9.8 meter per second square। Free fall is thus a case of motion with uniform acceleration। तभी मान सकते हैं इसको, ये assumption है बच्चों, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा रहेगा, इसलिए मैंने हाईलाइट करवा दिया, एनसीईआरटी में आप इसको हाईलाइट कर। We assume that the motion is in y direction, more correctly in minus y direction, because we choose upward direction as positive. Since the acceleration due to gravity is always downward, it is in the negative direction, and we have a equal to minus g यानी minus 9.8 meter per second। Object is released from rest। जब भी ये word आ गया rest, from rest, तो आप क्या लेंगे? Initial velocity 0 at y equal to 0, therefore v0 equal to 0, and the equation of motion become, पहले इक्वेशन लगाएं तो v इक्वल टू 0 माइनस जी टी, यहां से आपको मिल जाता है माइनस 9.80 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू आ गई। y इक्वल टू y0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या यूटी लगा रहे हैं अगर, y इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वो माइनस होने की वजह से यहाँ माइनस साइन आ गया, और u इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फ्री फॉर्म, तो ये आ गया मेरे पास माइनस 4.9 टी स्क्वायर, ये y आ गया। और थर्ड इक्वेशन अगर मैं लगाता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू v0 स्क्वायर माइनस 2 as, तो a की जगह g आ गया माइनस का, और s की जगह डिस्प्लेसमेंट y आ गया। यहाँ से मुझे v स्क्वायर की वैल्यू मिलती है माइनस 19.6 y मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है वेलोसिटी का स्क्वायर। These equations give the velocity and the distance traveled as a function of time। तो यहाँ हमें वेलोसिटी मिल रही है as a function of डिस्टेंस मिल रही है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो दोनों को कंबाइन करके हम निकाल सकते हैं। एंड आल्सो द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस, वेलोसिटी का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ हम निकाल सकते हैं यहाँ से, इन तीनों इक्वेशन से। द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस विद टाइम हैव बीन प्लॉटेड इन फिगर 3.14 ए, बी एंड सी। तो बच्चों इसमें डिफरेंट टाइम की वैल्यू, जैसे t इक्वल टू मैंने 1 सेकंड रखा, t इक्वल टू 1 सेकंड रख के देखो यहाँ पे, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास? एक्सेलरेशन यहां तो नहीं दिख रहा है। ओके, एक्सेलरेशन पूरे टाइम एक्सेलरेशन अगर मैं ले रहा हूं y एक्सिस पे, पूरे टाइम माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड, इट डजंट मैटर, तो कांस्टेंट माइनस 10 से थोड़ा सा कम, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर अगर मैं ग्राफ खींचता हूं वेलोसिटी टाइम, जैसा आप देख रहे हैं, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को खींचने के लिए हम यूज कर सकते हैं इन इक्वेशंस जो हमने निकाली। t की वैल्यू रखेंगे 1, तो 1 सेकंड पर वेलोसिटी माइनस 9.8 इस तरह से,
2 रखेंगे तो 1 सेकेंड पे इधर से पॉइंट लोकेट होगा, 2 सेकेंड पे पॉइंट लोकेट होगा, 3 सेकेंड पे एंड सो ऑन। क्योंकि अंडर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन है या बोले नेगेटिव एक्सेलेरेशन, तो ग्राफ आ रहा है 4th क्वाड्रेंट। देन डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं टाइम के साथ प्लॉट करता हूं तो आप देखेंगे स्लोप घटता हुआ, बढ़ता हुआ कि घटता हुआ। तो जवाब है, अगर मैं यहां टेंजेंट खींचता हूं एंगल आता है θ1 और यहां टेंजेंट खींचता हूं एंगल आता है θ2, तो हम देख रहे हैं स्लोप घट रहा है, एंगल कम हो रहा है, इधर एंगल जा। तो ये ग्राफ प्लॉट करने आपको आने चाहिए। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम हमने देखा, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम देखा, वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम देखा। ये डिस्टेंस विद टाइम को हम फिर से डिस्टेंस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हैं। एग्जांपल 3.6 को डिस्कस करते हैं, गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। ये क्या है? गैलीलियो ने स्टडी किया था इस मोशन को, फ्री फॉल को। द डिस्टेंसेस ट्रेवल्स ड्यूरिंग equal intervals of time by a body falling from rest tend to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity, namely 1, 3, 5, 7, 1:3:5:7। आपसे कह रहे हैं प्रूव करो इसको। सोचो कौन सी इक्वेशन काम की है, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो कौन सी इक्वेशन काम की है? सेकंड इक्वेशन काम है। लेट अस डिवाइड द टाइम इंटरवल ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल into many equal intervals tau and find out the distance। टेबुलेट कर दिया टेबल 3.2 में, टेबल की फॉर्म में इसको हमने अरेंज कर दिया कि जब t 0 है तो y 0 है, y 0 के टर्म्स में, देन tau हो गया तो -12 g tau स्क्वायर, ये y 0 हो गया। रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्स अगर निकालें हम तो इसको अगर 1 मान लेंगे तो ये आ गई 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स, 11 टाइम्स। और जो छोटी सी एक्टिविटी है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको डायरेक्ट याद रखना है कि ऐसा होता है, और बोर्ड या बोले 11th क्लास के लिए आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता ये क्वेश्चन, रेयरली कभी, बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी से पूछा जाता है। कंक्लूजन क्या? Since initial velocity is 0, we have y equal to -12 gt square. Using this equation, we can calculate the position of the object after different time intervals, 0 tau, 2 tau, ये symbol जो है इसको tau बोलते हैं, 3 tau, which are given in second column of table. If we take -12 g tau square as y0, the position coordinate after first time interval tau, then third column gives the position in the unit of y0 के terms में, the fourth column gives the distances travels in successive tau seconds. We find that the distances are in simple ratio 1:3:5:2, odd number का ratio आ गया बच्चों, as shown in the last column. This law was established by Galileo, who was the first to make quantitative studies of free fall. तो आपको क्या याद रखना है? गैलीलियो वो पहला व्यक्ति था जिसने क्वांटिटेटिव स्टडी की, फ्री फॉल को स्टडी किया। आपको याद हो तो फेमस एक्सपेरिमेंट, एक पंख और एक पत्थर, एक्चुअल में सिक्का लिया था उसने, तो एक पंख और एक सिक्के को उसने गिराया था वैक्यूम में, और उसने ये बताया था कि दोनों एक साथ पहुंचते हैं क्योंकि दोनों पर लग रहा है सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ एग्जांपल्स 3.7 स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एग्जांपल 3.7 स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसमें इतना ही, अब ये कंटिन्यू रहेंगे बच्चों लेक्चर, तो आप भी जो है ट्यून रहें जिससे कि कुछ भी कंटेंट मिस ना हो। जो कुछ भी जरूरी है वो मैं सब कुछ कवर करने वाला हूं। मिलते हैं बच्चों।